Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का एवोल्यूशन चैप्टर। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में जाना था, जिसमें आया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी। बेसिकली ये सारी थ्योरी क्यों आई थी हमने पढ़ रखा है एवोल्यूशन के टर्म में कि लाइफ की ओरिजिनेशन एक्चुअल में कैसे हुई, और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी क्या थी, केमिकल एवोल्यूशन, जिसमें बेसिकली हमारे साइंटिस्ट ने एस.एल. मिलर साहब ने बकायदा 1953 में प्रूफ करके दिखाया था कि नहीं, चीज़ें कहाँ से कहाँ तक बनी है, ये एक्चुअल में जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उन्होंने ही क्या बनाया, हमारे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ का फॉर्मेशन धीरे धीरे किया और उससे फिर लाइफ का इवॉल्वेशन कंटिन्यू मैनर में होता गया। आज हम बेसिकली ध्यान देंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्या है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके टर्म में बेसिकली बहुत सारी बातें सामने रखी गई थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू एराज, पीरियड्स एंड इपॉक्स। कई सारे एराज मिलके पीरियड्स बनाते हो और पीरियड्स के कलेक्शन क्या कहलाते हैं, इपॉक्स। रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये तो हमने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि रॉक का फॉर्मेशन सेडिमेंटेशन से हुआ। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ indicates the arrangement of these sediment one over the other during the long history of India। ऐसा देखा गया कि जो रॉक का बेसिकली जो रॉक की लेयर्स है वो एक के ऊपर एक परतों के हिसाब से रखी गई हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा अंदर से पाया जा रहा है यानी उसकी ओरिजिनेशन उतने पहले हुई है। जाहिर सी बात है, जो रॉक की लेयर्स है उस रॉक की लेयर्स में जो जितना ज़्यादा नीचे पाया जाएगा यानी उसकी ओरिजिन उतनी ही ज़्यादा पहले हुई होगी। जो ज़्यादा ऊपर पाया जाएगा यानी वो एक्सटिंक्ट भले हो चुका है लेकिन रिसेंट पीरियड में एक्सटिंक्ट हुआ है। ठीक है, डिफरेंट सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस कंटेन डिफरेंट लाइफ फॉर्म। जो सेडिमेंट रॉक की जो भी लेयर्स है वो क्या बता रही है कि हर एक लेयर के हिसाब से हर एक एज और हर एक लाइफ फॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, probably died during the formation of particular sediments, यानी वो बेसिकली मरे क्यों है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके ऊपर आप नॉर्मली सोए हो, ठीक है, और अचानक से ढेर सारे रॉक्स के वंडर आपके ऊपर आके बैठ जाए। ठीक, तो आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में जब तूफान चलता है तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज हैं या बहुत सारे एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सैंड, डायरेक्ट सैंड कलेक्ट होता और फिर वो बेसिकली ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से, दम घुटने, सफोकेशन की वजह से वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन की जो लेयर है, ये जितना ज़्यादा बेसिकली नीचे कोई ऑर्गेनिज पाया जा रहा है उतना ज़्यादा वो क्या बता रहा है कि वो उतना पहले ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिज गॉट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग दिस फेजेस, एग्जाम्पल डायनासोर। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज है जैसे डायनासोर, वो आज भी क्या, आज तो हमारे बीच पाए नहीं जा रहे हैं, यानी वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, जो डायनासोर आज आपने कहानी सुनी है, जुरासिक पार्क वगैरह मूवीज में देखा होगा डायनासोर कैसे दिखते हैं। ठीक, लेकिन हमारे बीच तो पाए नहीं जा रहे हैं, यानी वो आज क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो कभी ना कभी तो प्रेजेंट थे, तभी तो उनके बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिसके थ्रू हम उनका बेसिकली स्ट्रक्चर जान पाए कि वो कैसे दिखते होंगे। ठीक है, those found towards upper layer resemble modern organism, while other in the deeper layer were the simpler or older form। जो जितना ज़्यादा नीचे पाया जा रहा है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, ओल्ड होगा। जो जितना ऊपर पाया जा रहा है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉडर्न होगा। ऑब्वियस सी बात है, नीचे कौन आएगा, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ होगा, जिसकी लाइफ की ओरिजिनेशन सबसे पहले होगी, वो सबसे नीचे आएगा। और ऊपर कौन होगा, जो सबसे मॉडर्न होगा या जो अभी रिसेंट पीरियड में होगा। ठीक है, ये है बेसिकली हमारा डायनासोर्स के कई सारे फैमिली, जो आप कह सकते हो फैमिली ट्री के डायग्राम्स, जो हमारी एनसीईआरटी के ही हैं कि डायनासोर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई। बहुत सारे आपके बेसिकली कहोगे कि मैम ये आए कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में था।
ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको आगे पढ़ना भी है कि इनके लिए सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते गए जिसकी वजह से एक्चुअल में माना गया कि नहीं, ऐसे कोई प्रजाति पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी अर्थ पे। ठीक है, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें नंबर 1 आता है हमारा क्या, पैलेंटोलॉजी। द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन केम फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, लेकिन आपको यहाँ पे मेन जो चीज़ है उस मेन चीज़ में क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जब आप ये वाले टॉपिक पढ़ोगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, वहाँ पे आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो है एग्जाम्पल, वो याद रखना है। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी वहाँ से बनते हैं और डायरेक्ट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक, आपको बेसिकली हम ट्रिक देंगे, उसके थ्रू आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। होमोलॉगस ऑर्गन को और क्या बोलते हैं, या होमोलॉजी को और क्या बोलते हैं, एनालॉजी को और किस भाषा में या और क्या लैंग्वेज है उनके लिए बोलने की, और किस वर्ड के थ्रू उसको बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मोस्ट बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है आपके एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स अगर याद है तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगे, और आपसे कोई क्वेश्चन कैसा भी पूछे, थ्योरी आए, एमसीक्यू आए या वन वर्ड आंसर में आए, आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं पहले पैलेंटोलॉजी क्या है। पैलेंटोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, किसी भी वर्ड के बाद अगर लॉजी जैसे बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। इसी तरह पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो भी हमें मिल रहे हैं, फॉसिल उनकी बेसिकली स्टडी करना, फॉसिल्स की ही स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। फ्यूल नहीं बोलेंगे, फ्यूल में तो आपके पेट्रोल डीजल आ जाएंगे ना, फ्यूल नहीं, सिर्फ फॉसिल्स की। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल फाउंड इन द रॉक्स टू सपोर्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये बेसिकली स्टडी है फॉसिल की, जो कि कहाँ पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, फॉसिल पाए कहाँ जाएंगे, रॉक्स में ही पाए जाएंगे। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंटेड लेयर इंडिकेट्स, ठीक है, क्या है कि फॉसिल की स्टडी कहाँ पे बेसिकली इंडिकेट किया जा रहा है, अलग अलग रॉक की लेयर में पाया जा रहा है। ठीक, द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड, और इससे क्या पता चल रहा है उन लेयर के थ्रू कि इस टाइम पे बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे। अब अगर रॉक की इतनी लेयर है, 4 लेयर है, जिन लेयर पे जिन ऑर्गेनिज्म को बेसिकली देखा जाएगा, इसका मतलब तो यही है, यानी इस पीरियड में ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे, भले ही आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म का एरा चल रहा होगा। ठीक है, द लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लाइफ जो भी कि या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म, वो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्पैन के हिसाब से ही प्रेजेंट थे। बहुत सारी, आपकी एक बर्ड थी डूडो, आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं जीके की बुक में, आप क्लास 7-8 में जब पढ़ रहे होगे तो उसका बेसिकली आपको डायग्राम दिखाया गया है, डक की ही जैसे दिखती थी, थोड़ी हेल्दी हैवी सी थी। ठीक, तो बेसिकली वो भी आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लाइफ फॉर्म हैं जो लॉजिकल टाइम स्पैन के साथ क्या हो चुके हैं, आए भी और चले भी गए। जैसे जैसे टाइम बीता, हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब ह्यूमन भी क्या हो जाए, एग्जिस्ट, बेसिकली आज तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब हम एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हमसे कोई नई चीज़ इवॉल्व होगी। ठीक है, आपकी रेड डाटा बुक में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब हैं, जिनके 5, 10 क्या 2 या 3 प्रजातियां सिर्फ बची हुई हैं। ठीक है, अब वो प्रजाति को भी अगर हम सिक्योर नहीं कर पाएँ तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनका नामो निशानी ख़त्म तो वो एक्सटिंक्ट माने जाएंगे, वो फिर कहीं और तो पाए नहीं जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्पैन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म आ भी रहे हैं और ऑर्गेनिज्म जा भी रहे हैं। ठीक है, द न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ that have appeared in different time in the history of earth।
अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि हर एक टाइम पीरियड के साथ एक नए ऑर्गेनिज्म का बेसिकली इवॉल्वेशन होता जा रहा है। ठीक, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हमसे चीज़ें इवॉल्व होके, बंदरों से इवोल्यूशन हुआ, चिंपैंजी, ये सब इवॉल्व होके तब तो ह्यूमन बींग्स में आए ना। आपको जब बेसिकली यहाँ पे याद, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बनेगा जब आपको एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ना है, वहाँ पे कौन से रामापिथेकस, निएंडरथाल, ये कैसे कैसे आए, फिर होमोसेपियंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, उनके और बाकियों के जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ब्रेन की कैपेसिटी, उनके में क्या डिफरेंस था, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। तो जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे याद करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअल में आप याद, बहुत सारे निमोनिक्स हैं, उन निमोनिक्स की हेल्प से आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली पैलेंटोलॉजी में हमने क्या देखा कि फॉसिल की स्टडी के साथ कई सारी चीज़ें हमें क्लियर होती गई कि रॉक्स की लेयर में जैसे जैसे चीज़ें पाई जाएंगी, जिन जिन लेयर्स पे पाई जाएंगी, यानी उस टाइम पीरियड पे वो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। ये हमारे पैलेंटोलॉजी का ही डायग्राम। यहाँ पे बेसिकली ये रॉक पे ही लेयर है, एक ढांचा बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस लेयर के थ्रू क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म इस टाइम पे प्रेजेंट था, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये ऊपर की लेयर है, पानी मिट्टी से हवा से उड़ी क्यों नहीं, ये बिल्कुल ऊपर की लेयर नहीं है, ये रॉक के अंदर डिपॉजिट है ये लेयर, ठीक है। जब खुदाइयाँ वगैरह होती है तो बहुत संभाल के, हमारे जैसे नहीं कि खोदना शुरू करें तो बस, बहुत संभाल के, जो भी हमारे आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं बहुत संभाल के काम करते हैं ताकि कोई भी एविडेंस खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। इसकी एविडेंस क्या थी, बेसिकली आप पहले मंथ के हर एम्ब्रियो का जो भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे किसी अदर एनिमल्स का हो, चाहे फिशेस का हो, चाहे बर्ड्स का हो, आप पहले मंथ के एम्ब्रियो को देखोगे अगर, तो लगभग हर किसी का एम्ब्रियो सेम दिखेगा स्टार्टिंग के कुछ डेज तक। आप वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा ह्यूमन का है, कौन सा बेसिकली आपके अदर किसी मैमल का है, कौन से किसी अदर एनिमल का है, कौन सा फिश का है। कुछ दिन के जो एम्ब्रियो का शेप होता है, जो भी उनके स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक। इट इज़ अ स्टडी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जो सिमिलर हैं, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल proposed biogenetic law which states that ontogeny replicates the physiogeny traits। ontogeny का मतलब क्या होता है, stages of organism, और phylogeny का मतलब क्या होता है, evolutionary history, ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब क्या है, एवोल्यूशन के साथ साथ क्या देखा गया कि ऑर्गेनिज्म का जो भी ऑर्गन डेवलप्ड हो रहा है वो एवोल्यूशन के साथ साथ बेसिकली सिक्योर होके रह रहा है। लेकिन हालांकि ये थ्योरी फेल कर दी गई थी हमारे एक अदर साइंटिस्ट के थ्रू, क्या बोल के कि भले ही हम ये देख रहे हैं कि एम्ब्रियो स्टेज में चीज़ें सेम हैं लेकिन अडल्ट फॉर्म में चीज़ें सेम नहीं हैं, इसलिए हम आपकी ये थ्योरी को मान नहीं सकते। आपकी अगर ये थ्योरी प्रॉपरली सही होती तो उस ऑर्गेनिज्म के जो भी चीज़ें अगर वर्टिब्रेट्स के ही कैटेगरी में वो हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए था, अडल्ट तक भी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। आपके एम्ब्रियो स्टेज में गिल स्लिट पाए जा रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन की बेबी हो चाहे वो फिशेस हो, लेकिन अडल्ट स्टेज में तो गिल स्लिट नहीं पाए जा रहे ह्यूमन के केस में, तो फिर वो कैसे हम मान सकते हैं। तो ये थ्योरी ये कह के बेसिकली कि अडल्ट फॉर्म में चीज़ें एज इट इज़ नहीं प्रेजेंट है, चेंज हो चुकी हैं, ये थ्योरी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो थ्योरी थी उसके थ्रू क्या पता चला कि स्टार्टिंग के कुछ दिन के जो वर्टिब्रेट जितने भी उनके जो एम्ब्रियो हैं उन सब का स्ट्रक्चर सम हाउ सिमिलर है। आप उनको देख के नहीं बोल सकते कि ये किसका एम्ब्रियो है किसका नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सारे के सारे आप ये स्ट्रक्चर देखो, इन स्ट्रक्चर के थ्रू आप कैसे बता पाओगे कि कौन से ह्यूमन के, अगर हम नीचे छिपा दे सब, अब तो फिलहाल आपने देख लिया है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ऐसे छिपा के रैंडमली कोई पूछे कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर है तो क्या आप बता सकते हो, आपको सारे स्ट्रक्चर क्या देखने में सिमिलर लग रहे हैं, यानी एम्ब्रियो स्टेज में क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर सिमिलर ही हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे अडल्ट फॉर्म में चीज़ें चेंज होती गई हैं वैसे वैसे इनके स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए।
वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो शो सिमिलरिटीज, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके एम्ब्रियो क्या है, काफी हद तक सिमिलर हैं। ठीक, इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना, अंडरलाइन कर दे रहे हैं विथ स्टार, जो क्या कहता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब क्या है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के टर्म में अगर देखा गया कि सारे के सारे, मान लो अगर किसी एक सडन कोई ऑर्गेनिज्म था, उसी ने क्या किया, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें आपके आ रहे हैं फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और ह्यूमन। यानी इनके जो एंसेस्टर थे उन्हीं ने क्या किया, रिकैपिटुलेट्स किया है। उनके एम्ब्रियो आज भी सेम है, लेकिन भले ही उनके एडल्ट लाइफ सेम नहीं है। ठीक, ये थ्योरी बस इतना ही कहती है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ये क्या कहते हैं कि शो बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर अगो। क्या बताता है ये थ्योरी कि आज जितने ऑर्गेनिज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके जो भी स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, सिमिलर भी है किसी ना किसी सेंस में, और किसी ना किसी सेंस में क्या है, डिसिमिलर भी है। ठीक है, आपके जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, डायनासोर की ही एक फैमिली में था, उनके अंदर वो बेसिकली रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच के क्या थे, लिंक थे। क्यों? क्योंकि उनके लाइक विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उनके पास, जो कि किसके पास प्रेजेंट है, बर्ड के पास। लेकिन उनके पास टेल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट था, जो किसके पास प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स के पास। इसलिए उनको लिंक माना गया है कि उन्होंने ही कहीं ना कहीं उनके बीच ऐसा देखा गया कि चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हाउ हैं। यानी अगर पहले रेप्टाइल्स होंगे तो रेप्टाइल से धीरे धीरे चीज़ें किसकी तरफ इवॉल्व होना शुरू हुई है, बर्ड्स की तरफ। ठीक है, या बेसिकली उन्होंने ही रेप्टाइल्स और बर्ड के फॉर्म में चीज़ों को इवॉल्व करना शुरू किया है। होमोलॉजी, लॉजी का मतलब हमने अभी बताया स्टडी। क्या स्टडी होती है यहाँ पे, होमोलॉजी आप होमोलॉगस ऑर्गन के हेल्प से पढ़ सकते हो। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब जो देखने में बिल्कुल क्या हो, सेम। ठीक है, शो सिमिलरिटी इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन उनके फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, देखने में सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। इनको हम कहते हैं क्या, होमोलॉजी रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गन ऑफ different group of organisms that show similarity in the basic structure and embryonic stage but perform different function. Structure same, function different. ये क्या कहलाता है, होमोलॉजी। नाम में ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। होमोलॉगस ऑर्गन आप या तो याद रखो या तो होमोलॉजी। आई थिंक ऑर्गन टर्म ज़्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे कंपोजिशन सेम हो, ठीक है, स्टेट सेम हो, वहाँ होमोजीनियस होता है। स्टेट डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। होमो का मतलब सेम, क्या, ऑर्गन। ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, लेकिन उनके फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, होमोलॉजी ऑफ ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिकेट देयर कॉमन एंसेस्टर। ये क्या इंडिकेट करता है बेसिकली, कि इनके जो एंसेस्टर हैं, ठीक है, पूर्वज जो इनके हैं ये कॉमन है। पूर्वज ही बेसिकली हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ही कई सारे अदर मैमल्स के थ्रू भी इवॉल्व हुए। अब आप मैमल्स में अगर पढ़ो तो मैमल्स के टर्म में ह्यूमन भी आ रहे हैं, रैट भी आ रहे हैं, डॉग भी आ रहे हैं, कैट भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह ये माना गया कि होमोलॉगस ऑर्गन में ऐसा देखा गया कि अगर होमोलॉगस ऑर्गन शो हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनके जो एंसेस्टर होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे वो कोई एक ही होगा। उन्हीं ने अलग अलग ब्रांच के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड किया है। ठीक है, एग्जाम्पल फाउंड इन द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, चीता, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड ह्यूमन। अब यहाँ पे भले ही स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। अगर व्हेल की बात करें
पानी में रहता है, ठीक है, फ्लोट में हेल्प करते हैं। चीता की बात अगर हम करें तो भागने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। बर्ड्स की अगर हम बात करें फोर लिम्ब की, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, फोर लिम्ब यानी आगे का, हिंड लिम्ब यानी पैर हमारा। तो फोर लिम्ब की अगर हम बात करें तो बर्ड्स के सेंस में वो किस में डिवाइड हो गए, विंग्स के फॉर्म में डिवाइड है। और एम्फीबियंस और ह्यूमन में बेसिकली देखा जाए तो एम्फीबियंस भी क्या है, चारों हाथ पैर से चल रहे हैं, ठीक है, ग्रैपिंग का ही। लेकिन हमारे फोर लिम्ब क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भले ही स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन सबके क्या है, अलग अलग हो गए। आपको एग्जाम्पल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे तो एग्जाम्पल अपने आप देख लोगे कि अगर होमोलॉगस ऑर्गन है यानी उनके स्ट्रक्चर देखने में तो सेम है, सबके पास फोर लिम्ब है, लेकिन वो फोर लिम्ब का फंक्शन क्या है, हर एक ऑर्गेनिज के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। दे हैव सिमिलर बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विद द बोन, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फैलेंजेस, ठीक है। इनके जो भी स्ट्रक्चर हैं, इनके पास भी मेटाकार्पेल, कार्पेल, फैलेंजेस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन हर किसी का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। द थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी। कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स हैं वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन बोगनवेलिया का जो थॉर्न है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की ओरिजिनेशन, दोनों के ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। एक प्रोटेक्शन के हेल्प में आ रहा है और दूसरा सपोर्ट के हेल्प में आ रहा है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट, अब इसको याद क्या करेंगे, HD। चीज़ें HD पे देखना पसंद है ना, तो HD से याद क्या रखना है, होमोलॉजी किससे रिजेंबल करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडॉप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बर्ड थी डार्विन फिंचेस, ठीक है। डार्विन फिंचेस की कहानी कुछ ऐसी है कि गैलापागोस आइलैंड पे हमारे डार्विन साहब जब गए थे तो उन्होंने कई सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन हर बर्ड्स की जो बेसिकली पीक थी, उनकी जो बीक थी, चोंच जो थी, वो क्या थी, उनका स्ट्रक्चर समहाउ अलग अलग था। किसी की चोंच बिल्कुल ऐसे थी, किसी की छोटी सी बिल्कुल थी, किसी की बहुत लंबी थी, ठीक है। तो ये चोंच का जो स्ट्रक्चर था, बीक का जो स्ट्रक्चर था, वो भले ही बर्ड सेम फैमिली से बिलोंग करी थी लेकिन अलग अलग था। इसी को नाम दिया गया है क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब डाइवर्ट होना, चीज़ें जब एक ही जगह से थी और अलग अलग जगह जब वो पहुंच गई तो उसके हिसाब से चीज़ों में अडॉप्टेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर हिली रीजन में या पोलर एरिया में जहाँ पे बहुत ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पे अगर हमें छोड़ दिया जाए, ठीक है, हमें कुछ टाइम लगेगा वहाँ अडॉप्ट होने में, कुछ क्या समहाउ काफ़ी टाइम लग जाएगा अडॉप्टेशन क्रिएट करने में, लेकिन एक टाइम के बाद आपके अंदर उनकी जैसे चीज़ें आ जाएंगी, आपको सब कुछ कॉमन लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनका एडॉप्टेशन आपके अंदर आ गया कि आप उस टेम्परेचर में बेसिकली सर्वाइव करने में नॉर्मल हो जाओगे, ठीक। जैसे आपको अगर रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स आपने देखा है, अगर आप खुद की ब्लड रिपोर्ट कभी देखो नॉर्मल कंडीशन में ही, ठीक, और किसी ऐसे पर्सन की देखना जो हिली एरियाज में रहता हो, आप दोनों के ही ब्लड ग्रुप में एक चीज़ बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंट होगा। दोनों को कोई डिजीज़ नहीं है, ये चीज़ हम बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक। आप एक बोल सकते हो कंडीशन पे रखना है इसको कि दोनों के ही ब्लड, आपकी एक शर्त क्या है, दोनों को कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। आप अपना और जो एक पर्सन हिली रीजन में बिलोंग कर रहा है उन दोनों का ही ब्लड ग्रुप कभी देखना, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। आपको RBC काउंट में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो हिली एरियाज पे लोग रहते हैं उनके RBC काउंट हमसे ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होती है उनकी बॉडी को, ठीक। इसलिए ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है, हमारे RBC, इसलिए उनके अंदर RBC का काउंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमें भी कुछ दिन के लिए हिली एरिया में रहने के लिए भेज दिया जाएगा तो हमारी बॉडी में भी कुछ टाइम के बाद RBC काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हमारी बॉडी ने भी क्या किया, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों कहा गया इसे, अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इन सारे बर्ड्स के या जो भी हमारी डार्विन फिंचेस थी वो क्या थे, उनके एंसेस्टर सेम थे, ठीक।
लेकिन अपने सर्वाइवल की रेट को अच्छा करने के लिए या सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए वो क्या हुए, अलग अलग डायरेक्शन में जाके रहना शुरू किए। और फिर उस हिसाब से उनकी, अब जिस हिसाब का खाना मिलेगा, जो सी ओशन के ज़्यादा करीब होगा, वो बेसिकली उनकी चोंच क्या होगी, थोड़ी लंबी, ताकि आसानी से फिशेस वगैरह को वो पकड़ सकें। ठीक, जिनको ग्रेन्स वगैरह खाना है उनकी जो पीक होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक, तो ये इस तरह से अडॉप्ट हो गई चीज़ें, किस बेसिस पे, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। चीज़ें एक जगह थी, फिर अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, बोगनवेलिया का जो थॉर्न है और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल है, दोनों ही बेसिकली दोनों के ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे थॉर्न क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जबकि टेंड्रिल क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है, ताकि प्लांट को आगे की तरफ ग्रो करा सके। सेम कंडीशन मैन, चीता, वेल और बैट, इन सबके जो स्ट्रक्चर है फोर लिम्ब के, वो समहाउ क्या है, सिमिलर, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। मैन के जो स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली पकड़, चीता के लिए भागने के लिए, वेल के लिए पानी में है, ऑब्वियस सी बात है फ्लोट करने के लिए, और बैट के लिए ग्रैब करने के लिए है। तो वो सारे ही फंक्शन क्या क्या है, अलग अलग है। एनालॉजी, एनालॉजी या एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, is the relationship among organ of different groups of organs perform same function irrespective of their structure or anatomical differences। यहाँ पे क्या है, होमोलॉजी का जस्ट अपोजिट है एनालॉजी। यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कि यहाँ पे फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, फंक्शन सबका सबका ही सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर सब किसी का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंसेक्ट लो, उनके पास विंग्स हैं, ठीक है, उस विंग्स का भी काम क्या है, उड़ने का। बर्ड्स हैं, एव्स वाले ग्रुप, उनके अंदर भी विंग्स है, उस विंग्स का भी काम क्या है, उड़ने का। मैमल्स में आप देख लो बैट, बैट के पास भी विंग्स हैं, उन विंग्स का काम क्या है, उड़ने का। ये तीनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन इन तीनों का ही फंक्शन क्या है, सिमिलर है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक मैमल से है, एक एविस से है और एक इंसेक्टा से है। ये सारे ही फैमिलीज अलग अलग है लेकिन इन सब के जो स्ट्रक्चर का फंक्शन है वो क्या है, सिमिलर है। इसी को हम बोलते हैं एनालॉजी। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स और द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। स्वीट पोटैटो जो कि रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब ऑक्टोपस की जो आईज है, ऑक्टोपस मैमेलिया में तो पाया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्टोपस की आई का भी काम देखने का है, मैमल की भी आई का काम क्या है, देखने का। डॉल्फिन और पेंगुइन के पास जो फ्लिपर है उन दोनों का फंक्शन भी क्या है, पानी में फ्लिप करना, फ्लो कर पाना, स्विम कर पाना। स्वीट पोटैटो, इनके जो रूट मॉडिफिकेशन है किसके लिए, स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए। यहाँ पे रूट मॉडिफाई हो रहा है किसके लिए, फूड स्टोर करने के लिए। और पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन हो रहा है लेकिन उनका भी फंक्शन क्या है, फूड को ही स्टोर करना। यानी यहाँ पे क्या है, फंक्शन भले ही सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट, जबकि पोटैटो क्या है, स्टेम। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, एक एचडी है और एक एसी है। ठीक है, ए फॉर एनालॉगस, सी फॉर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के मतलब क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, कंबाइन होके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। पहले तो आपको होमोलॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स याद करना है जिसमें बोगनवेलिया और थॉर्न से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बोगनवेलिया के अंदर थॉर्न होता है, कुकुरबिटा के अंदर क्या होता है, टेंडल्स होता है। दोनों के स्ट्रक्चर भले ही, ओरिजिनेशन भले ही सेम है लेकिन दोनों के ही फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। जबकि एनालॉगस ऑर्गन में
चाहे आपके मैमल्स हो या ऑक्टोपस हो, आई का काम क्या है? देखने का। दोनों में ही सिमिलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है दोनों के? डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर को आप डिफरेंट ये नहीं कह सकते। आपके मैमल क्या है? मैमेलिया से है, जबकि ऑक्टोपस क्या है? वो आपके क्या है? किस में काउंट करोगे आप उनको? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। आपके रूट मॉडिफिकेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो नाम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों का एक ही में मिला देते हैं, जबकि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है और पोटैटो आप जो खाते हो वो स्टेम है। ठीक है। ये है हमारे बेसिकली स्ट्रक्चर। विंग्स आप बर्ड्स की देख लो, बैट की देख लो या बटरफ्लाई की देख लो। ये एक इंसेक्टा है, ये मैमल्स है और ये आपके एव्स हैं। तो इन सब के अंदर ही विंग्स का काम क्या है? उड़ने का। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर सब क्या है? फंक्शन बेसिकली सेम है, सब उड़ने का काम करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर का क्या है? डिफरेंट आ रहा है। इंसेक्टा है, मैमल्स है और एव्स है, सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म पे चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी रिफर्स टू द सिमिलरिटीज इन द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड एंड मेनी प्रोटीन्स आर सिमिलर इन एप्स एंड ह्यूमन। ह्यूमन और एप्स दोनों की ही प्रजातियाँ क्या हैं? हम एप्स को अपने पूर्वज बोल सकते हैं। ठीक है, एप्स भी मंकी की ही फैमिली है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखा गया कि जो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है क्या? न्यूक्लियोटाइड का। आपने पढ़ रखा है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो भूलना नहीं है। पहले का चैप्टर भूलना नहीं है। ठीक है, वो रिवीजन करना आपके लिए मस्ट है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड में हमारे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, उन सबका जो सीक्वेंस है वो ऐसा देखा गया कि ह्यूमन और एप्स दोनों में ही सिमिलर पाए जा रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल के टर्म में क्या है? वो होमोलॉजी।